मुख्य कारण है उसका। खगड़िया सदर को लेके बड़ी है चर्चा कि हो सकता है इस बार भाजपा और एनडीए अगर जेडीयू में भी मिलेगा तो पहले वाले किसी उम्मीदवार को नहीं मिलेगा। देखिए 77 में भी खगड़िया की जनता ने सभी दलों को जवाब दिया है और निर्दलीय को जिता करके भेजा है। तो पैसे से सक्षम है उसके लिए सभी दलों का दरवाजा खुला हुआ है और वह संजीव कुमार हो, राजीव कुमार हो, रणवीर यादव हो, मनोहर यादव हो, ये सारे लोगों के लिए सभी दल के दरवाजे खुले हैं। जो पैसा दाव पे लगा, जो पैसा ज्यादा डाक बोलेगा उसको टिकट मिलेगी। दबंग भी होना चाहिए। ना दबंगता कोई मायने नहीं, जरूरत नहीं है ना। पैसा राजेश वर्मा खगड़िया में सांसद में खड़ा हुआ था, वो कौन दबंग था? पैसा, सिर्फ पैसा था। अच्छा, तो जैसे कहते हैं ट्रिपल सी, कैश कास्ट क्रिमिनल, कोई एक चीज रहना चाहिए। अच्छा, ये क्या था? ट्रिपल सी, कैश कास्ट और क्रिमिनल, जी, कास्ट होना चाहिए और क्रिमिनल बैकग्राउंड, तीनों में से कोई चीज होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। अच्छा, हम क्रिमिनल भी हैं और दबंग हैं, पूरा धौंस है तो मिल जाएगी टिकट? बिल्कुल टिकट मिल जाएगा। अच्छा, और कास्ट भी बहुत मजबूत, देख लीजिए बुलो मंडल है। अच्छा, बुलो मंडल है। अच्छा, कास्ट भी बहुत मजबूत वाला है। हाँ, तो कुछ तो सोना में सुहागा, सोने पे सुहागा हो गया, सोने में सुहागा। और कैश है, माल मुद्रा है तो भी सोने में सुहागा। तीनों है, तीनों है तब तो महाराजा हो गया, उसको महाराजा योग होगा। तो हाँ, ग्रहण मतलब आजकल तो सब मिलाकर के लोगों ने देखा कि यह बेहतर उम्मीदवार यही होगा और ना अच्छा होगा तो बुरा भी नहीं होगा। इसी कल्पना के साथ छत्रपति यादव को लोगों ने अपना मत दिया और वह भी मात्र 1500 वोट से ही जीते। 3000 का अंतर था, 3000 से के आसपास से में परिवर्तन। देखिए, जनता दल हो या बीजेपी गठबंधन हो या आरजेडी गठबंधन हो, ये गठबंधन के लोग गठबंधन बना करके खगड़िया में सर्वाइवल नहीं कर रहे। चुनाव हुए हैं जिसको हम लोगों ने देखा है 77 के बाद, तो एक दो मौका ही है जो दल के आधार पर, दल के या गठबंधन के आधार पर लोगों ने जीत हासिल की है। नहीं तो प्राय जो है लोग रिएक्ट कर करके और अगेंस्ट में वोट कर डालते हैं। रिएक्शन का वोट जैसे कहा। नमस्कार, मैं हूं नैन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज 18। तो आज हम बातचीत करेंगे खगड़िया की राजनीति को लेकर। खगड़िया की राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होना है, उन तमाम चीज़ों को समझेंगे। एक तरफ महागठबंधन है तो एक तरफ राजग यानी कि जो एनडीए का गठबंधन है वो है। खगड़िया का भविष्य क्या है राजनीति में, एनडीए को लेकर खासकर हम बातचीत आज कर रहे हैं। सिर्फ एनडीए को लेकर खासकर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि एनडीए में क्या कुछ चला। नमस्कार, आपका स्वागत है मौर्य न्यूज 18 में। सुभाष जोशी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद 18 को, और यह अवसर हमको आपने दिया, इसके लिए मैं अलग से आपको धन्यवाद देता हूँ। एनडीए की बैठक हुई, 5 दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष आए और जो बैठकें हुई, तमाम तरह की बातें हुई कि भाई चुनाव में एकजुट है हम सभी 5 दल। चीजें जो चल रही हैं प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, वो आपने देखा ही। क्या लगता है खगड़िया का भविष्य, एनडीए का भविष्य क्या दिखता है? देखिए, 2 गठबंधन है बिहार के चुनाव में। एक आरजेडी समर्थित जो भी लोग होंगे और एक एनडीए में बीजेपी समर्थक जो भी लोग, दोनों की स्थिति पैरेलल स्टेटस में। अब रहा जीत हार का पैमाना। जीत हार के पैमाने में एक बात तो स्पष्ट है कि उम्मीदवार का चयन मुख्य भूमिका निभाएगा। आप देखे होंगे, पुरानी बातों को अगर याद करें तो चलिए 77 की बात करें, जब बिहार में गैर कांग्रेसवाद का लहर था और जनता दल के लोग, जनता पार्टी के लोगों ने जिनको उम्मीदवार बनाया उसको लोगों ने एक सिरे से रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं 80 में। आपने वहां भी देखा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार को जीता करके भेजा 77 में, और
इंदिरा गांधी के सहानुभूति की लहर में सचदेव सिंह को विधायक बनने का मौका मिला। ठीक है, उसके आगे बढ़े हम करीब करीब मैं समझता हूँ एकदम बड़ा सा परिवर्तन जो आया वो कहाँ से आया? 90 में परिवर्तन देखिए, जनता दल हो या बीजेपी गठबंधन हो या आरजेडी गठबंधन हो, ये गठबंधन के लोग गठबंधन बना करके खगड़िया में सर्वाइवल नहीं कर रहा। मतलब नहीं समझो। ऐसे एक दो ही मौका मिला है। अगर 10 चुनाव हुए हैं जिसको हम लोगों ने देखा है 77 के बाद, तो एक दो मौका ही है जो दल के आधार पर, दल के या गठबंधन के आधार पर लोगों ने जीत हासिल की है। नहीं तो प्राय जो है लोग रिएक्ट कर करके और अगेंस्ट में वोट कर डालते हैं। रिएक्शन का वोट जैसे कहाँ रिएक्शन हुआ? जैसे रणवीर यादव की जीत जो थी वह रिएक्शन का वोट था। किसका रिएक्शन था उसमें? वह जो एनडीए और जनता दल का दोनों का के ग्रुप का रिएक्शन था। उस समय रणवीर यादव ने किनको हराया था? उस समय रणवीर यादव ने हराया था रविंदर सिंह, और वो रामविलास जी का पॉकेट नुमा वह उम्मीदवार था, और उसको लोगों में रिजेक्ट कर दिया। उसके पहले 77 की अगर बात करें तो वहाँ पर राम बहादुर आजाद जी को टिकट मिला था, जो एक तरह से रिजेक्ट लोगों ने उसके पहले ही कर दिया था, पहले के चुनाव में। हम तो बाद के दिनों में और किए, पीछे जाके कोई फायदा है नहीं। पीछे की राजनीति और अब की राजनीति में बहुत फर्क है। अभी इधर की बात यादव को का रिएक्शन मिला उधर रविंदर सिंह के वजह से ये चुनाव जीत गया जी। तो फिर ये जो इनका दौर आया रणवीर यादव का, इनका रिएक्शन जी से उसके बाद पूनम यादव उनकी जो पत्नी रही है उसको मौका मिला तो लोगों का एक बदलाव सा, हल्का बुनियादी डिफरेंस नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का बदलाव लोगों ने महसूस किया और एक बार उसको पुनः अवसर दिया। फिर चुप्पी से मुक्ति का नारा, और उसके बाद चुप्पी से मुक्ति की नारा भी चली, और उसमें रणवीर यादव और वो उनके पत्नी दोनों फेंका गए और चंद्रमुखी जीत गए जी बीजेपी से। जी बीजेपी से यही एक अपवाद हुआ जो बीजेपी बहुत दिनों के बाद जीती थी। बीजेपी बहुत दिनों के बाद जीती यहाँ, वह एक अपवाद ही था। उसके बाद सेकंड चुनाव में फिर जोगेंद्र सिंह को मौका मिला। जोगेंद्र सिंह भी एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं खगड़िया में, वामपंथी विचारधारा से जुड़े रहे, उनको भी मौका मिला, और वह भी अलायंस में, आरजेडी के अलायंस के वजह से और कांग्रेस के अलायंस की वजह से उसने भी जीत मात्र 1.5 देवी हार गई फिर जी। तो चंद्रमुखी देवी हार गई 1,500 वोट से। 1,500 हाँ, मात्र 1,500। देवी भाजपा से थी, सिंगल उस समय भाजपा जी थी, और तब जीत गई थी। सिंगल भाजपा नहीं थे, भाजपा और रामविलास दोनों साथ। अच्छा, रामविलास जी की पार्टी थी उनके साथ। तो उस समय उनकी जीत हो गई, उनकी हार हो गई। नहीं, पहले जो समय अकेला था उसमें जीत गया। वही मैं कह रहा हूँ कि लोजपा और भाजपा जब आई साथ में, भाजपा उस समय अकेली थी, भाजपा अकेली थी तो जीती थी। हाँ, जिसमें और जब एलजेपी के साथ मिलकर के लड़ा तो वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद दोनों का अंतर लगभग 1,500 के आसपास था। लेकिन उसके बाद का जो दौर आया, फिर गठबंधन का दौर आया, और इसमें भाजपा जदयू का गठबंधन बना जी, यही ना। और उस गठबंधन में जो पहली उम्मीदवार थी, उस गठबंधन की उम्मीदवार वो पूनम यादव जी, और पूनम यादव फिर जीत हासिल, और लगातार चीजें निकलती रही। लेकिन फिर पिछले वर्ष जो है वो हार गई पूनम यादव, इसलिए कि एक लंबा पीरियड उसका भी विधायकी में हो चुका था, और लोगों ने अच्छा भला बुरा टेस्ट उसका ले लिया था, समझे ना। अब ऐसी स्थिति में लगा नहीं कि यह विधायक किसी काम का है, अच्छा, है ना। और इसके परिवार में भी आपस में रिफ्ट काफी बढ़ चुका था समय के अनुसार, तो उसका भी कुप्रभाव पड़ा छत्रपति यादव जी। और छत्रपति यादव के अपने भी और उनके पिताजी का जो संस्कार रहा है, राजेंद्र प्रसाद यादव जी का, जो एक जमाने में मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार के, तो उनका स्वभाव जो क्या बोलते हैं जेंटलमैन स्वभाव,
रहा है, वो बड़ा काम उसके वजह से काम आया। आया। और इन रेणु कुशवाहा भी खड़ी हो गई हाँ। लोजपा से, चूंकि वो भी एक हाँ एक मनोहर यादव भी उम्मीदवार थे, तो ये सब मिलाकर के लोगों ने देखा कि यह बेहतर उम्मीदवार यही होगा, और ना अच्छा होगा तो बुरा भी नहीं होगा। इसी कल्पना के साथ छत्रपति यादव को लोगों ने अपना मत दिया, और वह भी मात्र 1500 वोट से ही जीते। 3000 का अंतर था, 3000 से हाँ के आसपास से, 43.5 और 50 का अंतर, 45 का अंतर। तो ये चीजें हुई अभी तक की घटनाक्रम से। लेकिन मैं फिर एक बार जोशी जी, चूंकि आप पीछे से बैकग्राउंड से आते गए, हम पिछले दिनों जो एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक, 5 दलों की जो बैठक हुई खगड़िया में, उसमें बिल्कुल हरा हरा था, झंडा हरियाली थी पूरी, ज्यादा जदयू की तैयारी के साथ थी। जदयू की गेरुआ थोड़ा सा झंडा कम भी दिखा मुझे, मैंने उस पर कहा भी कि गेरुआ झंडा कम दिखा, लेकिन खैर चलिए, वो तो किसने कितना झंडा लगाने की तैयारी पूरी जदयू की थी, अच्छी तैयारी थी। भाजपा के कार्यकर्ता कम दिखे, हम और लोजपा के कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा नहीं थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता भी थोड़े बहुत थे। जदयू के बहुत बढ़ चढ़ के ढोल ताशा बजासा सब चला। क्या लगता है कि आपको यहाँ भाजपा भी दावेदारी करी खगड़िया सदर के लिए? दावेदारी करने के लिए तो सारे लोग स्वतंत्र हैं, और भाजपा भी उसमें कहीं से पीछे रहने वाली नहीं है। एक अभाव हमको जो लग रहा है, वह चाहे भाजपा हो चाहे जदयू हो, उसमें उपयुक्त उम्मीदवारी का अभाव है। नतीजा है कोई न कोई हवाई घोड़ा ही आएगा। अच्छा। जिसकी संभावना है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल हवाई घोड़ा आएगा, जिसको जनता से कोई मतलब नहीं रहा है, जनता के बीच में उसकी कोई उपस्थिति नहीं है। इस बात को हम मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। मतलब आप तो एकदम से अजीब बात कह रहे हैं कि ग्रास रूट से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ही नहीं है जो किसी दल में नजर आ रहा है। एनडीए में, खगड़िया एनडीए में जदयू भाजपा में से किसी को भी, ऐसे तो जदयू ज्यादा दावेदार है, आपको क्या लगता है कि जो चारों विधानसभा सीट है उसमें जो वर्तमान में जदयू है, जो भी है, क्या भाजपा भी एंट्री करेगी इस जिले में, आपको लगता है? फिलहाल जो पिछला रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से नहीं लग रहा है। जदयू भी तो हार गई इस बार सदर में। जदयू हारी है तो मात्र कुछ ही वोट से हारी है, 1500 वोट से। 1500 वोट कोई मायने नहीं रखता है। जीत के लिए जीत हासिल हो गई, लेकिन 1500 3000 जो भी है, 3000 वोट से जो मैंने देखा है 3000 है। तो लेकिन भाजपा तो कहेगी ना कि आप भी तो हारे, अब मैं भी हारा हुआ हूँ, आप भी हारे हुए हैं, तो फिर कुछ तय कर लीजिए कि हमको एक सीट दीजिए। दरअसल वो होगा राज्य प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, यहाँ से सम्राट चौधरी अपने वर्किंग एरिया मानते हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं भाजपा के वहाँ। खूब लंबे सम्राट चौधरी को तो आपने देख चुका है, वह 39,000 वोट मात्र लाया था और लगभग 20,000 वोट से हारा था। पर्वता में, खगड़िया में। जी हाँ, उसका भाई लड़ा था, राकेश कुमार। भाई तो लड़ा था ना। हाँ, अपने तो नहीं लड़ा। हाँ, तो वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शौकनी चौधरी के ही बेस पर उसको भी लड़ना था। हाँ। और सम्राट चौधरी को भी उसी बेस पर लड़ना। पहले और अब के बात तो बहुत अंतर है ना। ना, कोई अंतर नहीं हो सकता है। सम्राट जी, दिलीप जायसवाल जी जैसे दिग्गज नेता। आप नॉमिनेशन करने के बाद हमसे संपर्क कीजिएगा, मैं रिजल्ट बता दूंगा नॉमिनेशन के पहले। तो यहाँ से आपको लगता है कि जदयू खगड़िया सदर से जदयू का ही रहेगा टिकट? दावेदारी उसकी भी मजबूत है और इसकी भी कमजोर नहीं है। भाजपा की भी कमजोर नहीं है। अच्छा, देखिए अब रहा चिराग पासवान की बात, तो चिराग पासवान का गृह क्षेत्र पड़ता है, उसके पिताजी का घर इसी एरिया में रहा है, और उसके नाते जो है उससे भी कुछ वर्कर प्रभावित हैं जो उनके कास्ट के ही है, और उसका भी असर नहीं कम से कम तो 10 से 15% रहेगा। तो अलौली क्षेत्र उनको सुरक्षित वाला मिल सकता है लोजपा? हाँ, वो दावेदारी के मामले में अलौली क्षेत्र उनका कवर कर सकते हैं। और पारस जी जो उनके चाचा है, उनसे अगर तालमेल नहीं हुआ तब तो उनकी दावेदारी बनेगी। बाय द वे उनसे भी तालमेल बीजेपी गठबंधन का हो जाए तो मेरे ख्याल से उसके हाथ में तब नहीं मिलेगा। पारस जी को जा सकता, तब पारस जी को चला जाएगा, क्योंकि पारस जी के बेटे
को आजकल पारस जी प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। ऐसे वो भी तो- पारस जी 75-76 वर्ष के हो गए हैं, तो वो रिटायरमेंट पे। देखना होगा कि एनडीए में पारस जी की क्या महत्व है और वो रह पाते हैं या नहीं रह पाते हैं। चीजें राजनीति अभी उनको छांट के ही चल रही है फिलहाल, एक बिल्कुल। न्यूट्रल के तौर पे देखिए कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या फिर भी करेंगे। वोट का डिवाइडेशन पासवान का ना हो, इस पर पैनी नजर एक रहेगी नजर भाजपा का। प्रवक्ता पे भी है, जी प्रवक्ता पे भी भाजपा की नजर है जी। कि लेकिन वहाँ तो जदयू सिटिंग विधायक है, काफी दबंग माने जाते हैं। कई बार कई चीजें उनके तो ये खगड़िया और प्रवक्ता में उलट पुलट किया जा सकता है समीकरण का, वो उम्मीदवारों का, इसलिए कि यहाँ के लोग यहाँ को के उम्मीदवार को पसंद नहीं कर रहा है, वहाँ के लोग वहाँ के उम्मीदवार को पसंद नहीं कर रहा है। प्रवक्ता के जी, प्रवक्ता के वहाँ की जनता उसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाँ बिल्कुल वहाँ उन्होंने जनता को पेड़ करके रख दिया है। कैसे कर सकते हैं एकदम हम समझते हैं कि 50 को केस मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट रहा है। राजनीति में तो चलता रहता है ना, इस तरह का राजनीति नहीं होता है ना। राजनीति तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं होती। जो डायरेक्ट इन्वॉल्व करके किसी को सहयोग करना अलग बात है, और अपना प्रभाव दिखा करके किसी को जेलों में ठूस देना सामान्य से सामान्य प्रक्रिया में, तो वो उसका अलग रिएक्शन ये है। आपका अपना परसेप्शन है। बिल्कुल। जदयू के जो विधायक हैं वो तो हमेशा, हमने हाल में भी इंटरव्यू किया, कहा कि मैं जदयू से ही लड़ूंगा, कहीं कोई सवाल ही नहीं कोई और पार्टी या कोई दल। बहुत मजबूत दावेदारी। जो पैसे से सक्षम है उसके लिए सभी दलों का दरवाजा खुला हुआ है, और वह संजीव कुमार हो, राजीव कुमार हो, रणवीर यादव हो, मनोहर यादव हो, ये सारे लोगों के लिए सभी दल के दरवाजे खुले हैं। जो पैसा दाव पे लगा, जो पैसा ज्यादा डाक बोलेगा उसको टिकट मिलेगी। दबंग भी होना चाहिए। ना दबंगता कोई मायने नहीं, जरूरत नहीं है ना। पैसा। राजेश वर्मा खगड़िया में सांसद में खड़ा हुआ था, वो कौन दबंग था? पैसा, सिर्फ पैसा था। अच्छा। तो जैसे कहते हैं CCC, कैश कास्ट क्रिमिनल, कोई एक चीज रहना चाहिए। अच्छा, ये क्या था? CCC, कैश कास्ट और क्रिमिनल, जी, कास्ट होना चाहिए और क्रिमिनल बैकग्राउंड, तीनों में से कोई चीज होना चाहिए, एक होना चाहिए। अच्छा, हम क्रिमिनल भी हैं और दबंग हैं, पूरा धौंस है, तो मिल जाएगी टिकट? बिल्कुल टिकट मिल जाएगा। अच्छा, और कास्ट भी बहुत मजबूत, देख लीजिए बुलो मंडल है। अच्छा, बुलो मंडल है। अच्छा, कास्ट भी बहुत मजबूत वाला है। हाँ, तो कुछ तो सोना में सुहागा, सोने पे सुहागा हो गया, सोने में सुहागा। और कैश है, हाँ, मुद्रा है, तो भी सोने में सुहागा। तीनों है। तीनों है तब तो महाराजा हो गया, उसको महाराजा योग होगा। हाँ, ग्रहण। मतलब आजकल तो क्रिमिनल तो कह नहीं सकते है ना, क्रिमिनल के जगह लोग एक शब्द यूज करते हैं, दबंग, मतलब बाहुबली। जी हाँ, ये सब यूज होता है। हमारी भाषा में लोगों को कहते हैं दूसरा का सरल अपन और हमर सरल बातर। मतलब अगर दबंग भी है, क्रिमिनल भी है, तो मेरा है ना, अपना है ना। क्रिमिनल नहीं, दबंग बोला जाता है आज के भाषा में। आप जो कह दीजिए सब भ्रांत भाषा में, गांव का ठेठी भाषा यही है। दबंग है, बाहुबली है, लोग कहते हैं आजकल। वो राजनीति की भाषा है। तो डॉक्टर दबंग और तो पैसा भी है, उनमें दबंगई भी है, बहुत सारी बातें। बिल्कुल है, और जात में भी मजबूत है पे उस एरिया में जो है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनका बाजी पलटेगा? बाजी पलटने में तो वो संपर्क में है आरजेडी के, संपर्क बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हम जदयू से ही लड़ेंगे। कहने के लिए सफाई जो देना पड़ेगा, हमको भी बोलना होगा तो हम कहेंगे हमको बस तुम्हें वो माता चो पिता तुम्हें वो। लेकिन जब मौका मिलेगा टिकट काट के देख लीजिए, देखिए कहाँ से लड़ते हैं। वहाँ से भाजपा अपनी दावेदारी दे सकती है, प्रवक्ता से बिल्कुल दे सकती है। उसका कास्ट बेस्ड ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कास्ट दावे पे चुनाव लड़ेगी वहाँ देखिए भूमियार, यादव, कुशवाहा और चौरसिया, ये 4 विंग है जो मजबूत उपस्थिति रखता है। जी हाँ, अब किसका किसके साथ संपर्क होगा और तालमेल बन जाएगी, तो वो
भाजपा के पास वहाँ कौन नेता है, कोई है किसी का नाम? एक सम्राट जी तो वहाँ से बिलोंग करते, कभी हाँ, चुनाव जीतना रहा कौन? सम्राट जी लड़ सकते हैं उनकी वहाँ। कोई फैमिली लड़ सकती है? हाँ, वो सम्राट जी लड़ रहे हैं तो उसका आज के देश और दुनिया में उसका कुछ प्रभाव रह सकता तो है। आपको लगता फिर है अगर वह अपने परिवार को किसी को चाहेंगे तो वो कि गड़बड़ होगा? संभव नहीं। गड़बड़ होगा। हाँ जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि परबत्ता में अगर कोई परिवर्तन हुआ तो कुशवाहा जी लड़े, क्योंकि उनको सम्राट कुछ जी। यादवों का भी वोट मिल जाए। सम्राट जी को? जी हाँ, चलिए। क्योंकि यादवों और के खगड़िया बीच- सदर में हाँ, आते हैं, खगड़िया सदर में आपको क्या लगता है, क्या समीकरण बैठ रहा है, किसको क्या? अभी तो दावे पीछे में ठोक दी थी पद यात्रा में पूनम यादव ने कि नीतीश जी ने उनको कान में कह दिया है कि जाओ चुनाव लड़ो। 2 दर्जन आदमी से अधिक हैं जो दावेदार हैं। 2 दर्जन कोई हाँ, कोई अमित शाह से, कान में कोई अमित शाह से कान लगाए हुए हैं, कोई नरेंद्र नहीं, मोदी तो से उनको कान तो लगाए हुए यात्रा में हैं। कान में बोले कि एकदम जाओ चुनाव लड़ो। और वैसे पूनम यादव ने तो सभी लोग दौड़ रहे हैं, उसी भ्रम में सभी लोग दौड़ रहे हैं। अच्छा, सब लोग को कान में कह दिया गया। सबको कान में कितने कह लोगों दिया को गया। कान में, कौन कौन से कान में कहा? 2 दर्जन आदमी। 2 दर्जन आदमी। कोई और नाम पूनम और यादव? ऐसे ऐसे भी नाम आएंगे आपके सामने जिसको आपने ना कभी चेहरा देखा है और ना कभी उसको किसी एक्टिविटीज में देखा है, और वह सबसे बड़ा समाज सेवी बन करके समाज में टिकट लेकर के किसी भी दल का आ सकता है। किसी भी दल का आ सकता है। ये सारी चीजें हैं। तो एनडीए की जो बैठक हुई उसमें आपको क्या लगता है कि जो नेता कह गए कार्यकर्ताओं को एक मजबूती से हम लड़ रहे हैं, जो स्थिति थी उससे आपको क्या आप संदेश क्या जाता है, क्या लगता है कि कोई मजबूती से? दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, पहले तो आपको याद होगा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चलता था, और उन्हीं दिनों मेरा कॉन्सेप्ट बन चुका था कि कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर नहीं होना चाहिए बल्कि नेता प्रशिक्षण शिविर होना चाहिए। अच्छा, क्या क्योंकि नेता को प्रशिक्षण देने की जरूरत है, कैसा उम्मीदवार हो, किस ढंग का कार्य करने वाला हो, ये नेताओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। कार्यकर्ता तो प्रशिक्षित है, रात दिन खटते खटते मर जाता है इलाके में, और पूरा अपनी उम्र भी दे चुका होता है और उसका कोई तरजीह नहीं, पहचानने वाला नेता नहीं होता है ना। ये हाल है जी, और उनकी अपनी कुर्सी का दाव भी लगाना पड़ता है। अब देखिए वो बीजेपी की बात आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बीजेपी में राजनाथ सिंह थे, अपने बेटा के टिकट दिलाने के फिर में वो लालायित थे पिछले चुनाव। बेटा की बात किए तो नीतीश जी भी तो अपने बेटा चर्चा में तो है। तो लगता है कि नीतीश जी ऐसा तो किसी न किसी कार्यकर्ता का हक मारा जाएगा। नीतीश जी ऐसी सोच वाले हैं क्योंकि वो तो परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं नहीं, या लोगों हवा दे रहे हैं? बस राजनीति में बहुत लोग क्या बोलते हैं चमचागिरी की हद को पार कर जाते हैं। वो चीज अगर उनकी इच्छा नहीं भी होगी तो जो उनके समर्थक हैं वह उस बात के लिए उसको मजबूर कर देगा कि नहीं अब आपकी विदाई हो रही है, आप किसी न किसी को अपना प्रतिनिधि के रूप में दीजिए, हम उसी की पूजा करेंगे, भारत का खड़ा मान करके उसी को पूजा करेंगे। आपका कहना है कि उनके जो चमचे बेल्ट हैं वो अपना, और राजनीति में इस तरह के लोगों का भरमार है, वाहवाही लेने जी, बिल्कुल फूल चढ़ाने जल ढारने के लिए कि पिताजी को कह दे भारत का खड़ाऊं हम ही उसके मूल उत्तराधिकारी हैं, आपका सिर्फ खड़ाम रहेगा इस कुर्सी पर। नीतीश जी उस स्वभाव के तो लगते नहीं है कि अपने बेटे को उतारे। आप कितना दिन से जानते हैं नीतीश जी को? मतलब जो स्टेटमेंट मैं 82 से जानता हूँ। अच्छा, और 82 से नहीं 77 से जानता हूँ। अच्छा, मतलब वो भी अंदर से अंदर। जी जी जी, उन्हीं का ये है जी, 77 से मैं जानता हूँ। प्रेम वर्मा हमारे सीनियर साथी थे, उनके साथ पहली बार हम पटना मतलब पहुंचे। उनके अंदर अब ये बुलबुला फुट रहा है बेटा को उतार दे। नहीं, अब निश्चित रूप से उस प्रयास में है। लालू जी तो उतार दिए एकदम खुलेआम, अब तो ये धीरे धीरे। हाँ, तो अब करेंगे क्या, रामविलास जी ने अपना उतार ही दिया है उत्तराधिकारी, तो ये लालू जी का तो सब तो पूरा परिवार उतरा हुआ है। सपनी जी उतार ही दिए, उधर मुलायम सिंह जी सबका उतारा हुआ है, अब बचे हैं तो यही ना नीतीश जी ने। नीतीश जी बचे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बचे हैं। साल भर के अंदर अब में आपके सामने परिणाम होगा, सब लोग आ जाएंगे। बिल्कुल, आपको एकदम लग रहा है सुभाष एक न्यू जनरेशन
सामने आने के लिए तैयार है। और आप जो कार्यकर्ता है, सभी दल के कार्यकर्ताओं से मेरा एक विनती है, सभी एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपने अपने बेटे, अपने अपने पुतहू, अपने अपने बेटी को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। और अगर सबकी बात कर दें तो 95% सीट तो बुक है। अच्छा, बुकिंग हो गई 95%। अपने अगर नहीं ले सकेगा तो अपने बेटे के लिए लड़ाने के लिए तैयार है। जब इस दल से नहीं होगा तो उस दल से लगाने के लिए तैयार है। अभी आपने अशोक चौधरी को देखा समस्तीपुर में, और जैसे महेश्वर हजारी के बेटे भी, बिल्कुल, यानी दोनों तो जदयू में दरवाजा खुला है, वह कहीं भी जा सकता है। अलग अलग पार्टी जो 2 बार 3 बार विधायक रह चुका है, एमपी रह चुका है, उसके लिए सभी दलों का दरवाजा खुला है। और जब उसी को जगह देंगे तो आपके लिए कौन जगह बचेगा वह आप जानिए। फिलहाल आप खड़ते खड़ते मर जाइएगा, अपनी सारी उम्र खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो है कहेंगे कि भाई, अगर गाहे बेगाहे कभी मुलाकात हो गई तो कहेंगे कि भाई एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे तो मिस हो गया। उस समय तो आप ही का नाम रखे थे, लेकिन मिस माइंड हो गया। सुभाष चंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं और हम विश्लेषण कर रहे हैं एनडीए खगड़िया में सम्मेलन को लेकर। बिहार की राजनीति तो हम करते ही हैं, खगड़िया की राजनीति पे हम बात कर रहे हैं। एक एक सीट पे हम आगे और भी बात करेंगे, अलग अलग नजरिए से बात करेंगे, अलग अलग समीकरण से बात करेंगे। फिलहाल एनडीए की जो बैठक हुई उसको लेकर हम चाहते थे कि एक चर्चा हो, और सुभाष चंद्र जोशी क्या देखते हैं इसको, किस तरह से लेते हैं। तो इन्होंने साफ कहा कि बैठक जो भी हो या जो भी हुआ हो वो सब अपनी जगह है, लेकिन यहाँ दबंगई की चलेगी, यहाँ कास्टिज्म की चलेगी और यहाँ पैसे की चलेगी। और सबसे नंबर ऊपर रखा है इन्होंने कैश को, यानी जो कैश फेंकेगा, जो पैसा फेंकेगा वही टिकट लेकर आएगा। दल चाहे जो भी हो, लेकिन पैसा जिसके पास होगा वो, या कास्ट बहुत मजबूत होगा, पैसा तो लगेंगे ही, कास्ट भी मजबूत होना चाहिए। और अगर दबंगई यार तीनों है तो बल्ले बल्ले, आप चाहे जितनी बात उटपटांग बोल ले, लेकिन ये 3 चीज जिसमें है वो दावेदार बहुत मजबूत है। हर एक सीट के लिए यही विश्लेषण है खगड़िया के लिए। चलते चलते एक बात कहेंगे कि आप तो टिकट मिलने के समय ये घोषणा कर देते हैं कि कौन जीतेगा, तो क्या कैंडिडेट को देख के आप घोषणा करते हैं कि संगठन को देख के कि हाँ एनडीए इस बार इतना जीतेगी और महागठबंधन इतना जीतेगा? क्या सोच के करते हैं? कैलकुलेशन जब करते हैं तो कास्ट का कैलकुलेशन मुख्य रूप से होता है। वोट का डिवाइडेशन कितना है और वोट काट काट कर करके कौन कौन ले जा रहा है, इसे देखते हैं। हाँ, निर्दलीय हो चाहे अन्य छोटे छोटे दल, जो कैंडिडेट खड़ा होता है उस आधार पर फिर करते हैं। बिल्कुल, उसका विश्लेषण उस आधार पर करते हैं कि किसकी क्या कैपेसिटी है, वह कितना वोट काट सकता है, कितना अपने खुद ला सकता है, अपने कुछ ला सकता है, तो उसी आधार पर विश्लेषण करते हैं। और यह में कौन है, हाँ, सिर्फ अनुभव ही मुख्य कारण है उसका। सदर को लेके बड़ी है चर्चा कि हो सकता है इस बार भाजपा और एनडीए, अगर जेडीयू में भी मिलेगा तो पहले वाले किसी उम्मीदवार को नहीं मिलेगा। देखिए 77 में भी खगड़िया की जनता ने सभी दलों को जवाब दिया है और निर्दलीय को जिता करके भेजा है। क्या लगता है निर्दलीय का खासा यहाँ होगा? 1990 में अंधर तूफान था जनता दल का, उस समय भी खगड़िया में जनता दल के उम्मीदवार को रिजेक्ट किया है खगड़िया ने। और अगर जनता के अनुरूप कैंडिडेट नहीं आया, दल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी गई, तो कोई दो राय नहीं है। तो आप हम सजेशन दे रहे हैं कि तरजीह नहीं दी गई, तरजीह नहीं कह रहे हैं कि कौन हो सकता है? पटना में जाके आरती उतारने वाले लोग और गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को हम लोग रिजेक्ट करेंगे, चाहे वह किसी। ये तो ठीक है आप करेंगे, लेकिन मतलब हम एक विश्लेषक के तौर पे जानना चाहते हैं, जो पहले से उम्मीदवार रहे हैं उसमें कोई आएगा या फिर कोई नया आएगा? ये नया भी आ सकता है, पहले वाला भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, नया भी आ सकता है। उम्मीदवारी में आने में क्योंकि हमने क्षमता बता दी है। अच्छा, क्षमता, हाँ, यही लोग आ सकते हैं, दबंगई हो, कास्टिज्म हो, और ये क्योंकि नेताओं का जो स्थिति है ना, मानसिक स्थिति जो है दिवालियापन में है।
ये आपके विश्लेषण सुभाष चंद्र जोशी के नज़रिए से ये बातचीत हमने की, और ये अच्छे विश्लेषक हैं और तार्किक बात करते हैं, बहुत स्पष्ट बातचीत करते हैं, और जोशी नाम भी है, जोश में रहते भी हैं और स्पष्टवादिता में विश्वास रखते हैं। तो इनका कहना है कि जो भी आएंगे वही आएंगे जिनमें ये 3 गुण हो। एक दबंगई हो, जिसको ये क्रिमिनल भी बोलते हैं, दबंगई है जिसके अंदर। दूसरा जो है कास्टिज्म है, बहुत मजबूत कास्ट का होगा। और तीसरा कि जो कैश वाला होगा। लेकिन इन्होंने जो हमने तीसरे नंबर पर बनाया कैश वाला, वो ये पहला नंबर पर रख रहे हैं कि जो पहला नंबर जो कैश में खेलेगा वो आएगा। और ये तीनों गुण अगर जिसमें है उसके तो भाई कोई मतलब वो अगर अपने पार्टी के प्रधान से भी भिड़ जा रहा है, लड़ जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के बारे में उलझुल भी कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो कोई फर्क नहीं। ये 3 गुण लेकिन होने चाहिए, उनकी दावेदारी मजबूत बनेगी तमाम सीटों पे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि खगड़िया सदर से जदयू या भाजपा कौन लेती है सीटें। अगर जदयू ही है तो किनकी दावेदारी मजबूत होती है, कौन इन तीनों में से आते हैं क्राइटेरिया में, और जो पूर्व के हैं उनकी उम्मीदवारी के चांसेस सुभाष चंद्र जोशी कम बता रहे हैं। लेकिन ये 3 चीज़ें देखने को मिल रहा है। और सुभाष चंद्र जोशी जी ने कहा कि एनडीए की जो बैठक हुई है वो कई मायनों में नेताओं के प्रशिक्षण की बैठक होनी चाहिए, और राजनीति में ये सब चीज़ें चलती रहती है। आगे और भी क्या कुछ होगा, महागठबंधन किस तरह की बैठक करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। महागठबंधन से कौन कौन से उम्मीदवारी पेश आएगी, क्या इस बार भी कांग्रेस के पास ही ये टिकट रहेगा या कुछ बदलाव आएंगे, क्या कुछ होगा, इस पे हम अगर अगले पार्ट में बातचीत करेंगे क्या। लेकिन जनता से भी हम पूछेंगे क्या कुछ होना है, क्या कुछ होना है। दिलीप जायसवाल जी खगड़िया गगुरी से आते हैं, सम्राट चौधरी भी यहीं से आते हैं। भाजपा के 2 दिग्गज नेता खगड़िया जिले से हैं और खगड़िया जिले से बिलोंग करते हैं। ये सब भाजपा को बड़ा लगता है कि हम भी खगड़िया में अपनी जगह बनाएं। 2 बड़े लीडर खगड़िया जिले से हों और एक भी टिकट न मिले, ये भी एक जनता को लगेगा और यहाँ के कार्यकर्ताओं को जरूर अखरेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि कुछ न कुछ तो होगा। क्या होगा, ये सब हम बातें और भी करेंगे। देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।